नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और विधान पार्षद आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने के दौरान बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इशारों में संगठन में फेरबदल की अटकलों को खारिज कर दिया। मीटिंग में नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बुधवार यानी 7 जुलाई को राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और विधान पार्षद से मुलाकात करेंगे। इसके लिए मंगलवार को पटना से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संगठन में फेरबदल की बात को एयरपोर्ट पर मदन मोहन झा ने इशारों में खारिज कर दिया और बताया कि इस मुलाकात के कोई मायने नहीं निकाले जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता से राहुल गांधी अक्सर मिलते रहते हैं, उसी का ये एक हिस्सा है। राहुल गांधी से लोगों को मिलना है। हमारे जितने वरिष्ठ नेता सबों ने मिलने की इच्छा प्रकट की थी। हमारे प्रभारी भक्तचरण दास जी ने इनिशिएट किया और राहुल गांधी जी ने बुलाया है, कल सब लोगों से मिलेंगे। बिहार की सियासत में कांग्रेस विधायकों की टूट को लेकर भी अटकलें लगती रही हैं। संभव है एकजुटता दिखाने की कोशिश का भी ये एक हिस्सा हो। वैसे वास्तविकता क्या है, ये मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रंजीता, भले ही मदन मोहन झा कहें कि ये एक आम मुलाकात है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में ये खबर आई थी कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है, कांग्रेस के कई विधायक जेडीयू के और बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि प्रभारी भक्तचरण दास ने भी बड़े फेरबदल की बात कही थी। अलीम, देखिए, प्रभारी भक्तचरण दास ने कल ही न्यूज 18 से बातचीत में ये कहा कि टूट को लेकर ये बैठक नहीं, बल्कि कांग्रेस को किस तरह से बिहार में आने वाले समय में मजबूत किया जाए उसकी तैयारी है ये। और इस तैयारी के तहत आज तमाम जो बिहार के नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, विधान परिषद के सदस्य हो या फिर बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन तमाम नेताओं को आज बुलाया गया है। मैं अपने पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, राहुल गांधी के घर के बाहर की ये तस्वीर है। आप देख रहे होंगे यहाँ कई नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा और इसके अलावा प्रभारी जो है भक्तचरण दास, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरीज आ चुके हैं। 9 बजे से ये बैठक बुलाई गई थी। बताया ये जा रहा है कि जो रिपोर्ट दी है प्रभारी ने, भक्तचरण दास ने, उस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि नेतृत्व परिवर्तन की बात जो लगातार कांग्रेस की कही जा रही है प्रदेश में, उसको लेकर रिपोर्ट दी गई है, जिसमें अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष तक की लिस्ट बनाकर दी गई है। लेकिन देखना यह है कि जब ये नेता राहुल गांधी के सामने बैठेंगे तो एक एक कर अपनी क्या राय देंगे, क्या वो आने वाले समय में अध्यक्ष बदलना चाहते हैं, किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, इसकी ओर क्या तैयारी रहेगी। क्योंकि प्रभारी ने, जब से उनको बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, पूरे बिहार का दौरा उन्होंने किया और उसके बाद ये रिपोर्ट राहुल गांधी को और कांग्रेस नेतृत्व को उन्होंने सौंपी है। रंजिता, जिस तरह से इसके पहले जो कांग्रेस प्रभारी थे गोहिल, उन्होंने अपने प्रभारी पद को छोड़ दिया था, उसके बाद भक्तचरण दास को जिम्मेदारी दी गई थी। भक्तचरण दास ने पूरे बिहार का दौरा किया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले थे और लगभग हर जगह से विरोध की तस्वीर सामने आई थी। टिकट में बंदर बांट और पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगे थे। अब बिहार कांग्रेस में टूट की बात आ रही थी, तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर यह मुलाकात हो रही है? क्योंकि राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि मिलना और मुलाकात वाकई जरूरी है, वरना जो भी कांग्रेस का बचा खुचा है बिहार में वो भी खत्म हो जाएगा। अलीम, देखिए, कमोवेश कांग्रेस को हर राज्य में इसी तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो जहां सरकार हो कांग्रेस की या फिर जहां सरकार बनाने की जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी कर रही है, जहां चुनाव है। ऐसे में बिहार, क्योंकि चुनाव अभी खत्म हुआ है, चुनाव खत्म होने के बाद कोरोना था और उसके बाद पहली बार जो विधायक जो है जो जीत कर आए हैं, उनसे राहुल गांधी की मुलाकात है। इससे पहले भी एक बड़ी टूट कांग्रेस ने बिहार में देखी है जब प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी थे।
तो ऐसे में अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है और कांग्रेस आला कमान की है। हम कह सकते हैं कि एक बड़ा दाव जो है वो भक्त चरण दास ने खेला है। उन्होंने ऐसी खबरों के बीच जब ये कहा जा रहा था कि बिहार कांग्रेस में एक टूट हो सकती है, उस बीच नेतृत्व से मुलाकात करवाकर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करवाकर विधायकों की मन की बात समझना चाहते हैं और विधायक जिस तरह से और बड़े नेता जिस तरह की बातें कहेंगे उसके बाद आने वाले समय में बिहार कांग्रेस में किस तरह की तब्दीलियां आए उस पर फैसला लिया जाएगा। चलिए रंजीता, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ खबर निकल कर आती है इस बैठक से वो न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। बिहार से कई नामों की चर्चा है। जेडीयू के कोटे में 3 मंत्री पद आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ललन सिंह, आरसीपी सिंह मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आपको न्यूज़ 18 दे रहा है। एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस का नाम सबसे आगे है। पशुपति कुमार पारस मंत्री बन सकते हैं। साथ ही खबर यह भी है कि सुशील मोदी को भी मंत्री पद मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट सहयोगियों के नाम करीब करीब तय हैं। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के हिस्से 3 मंत्री पद आए हैं, 2 कैबिनेट मंत्री का और 1 राज्य मंत्री का। इस फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। कैबिनेट मंत्री की रेस में जेडीयू कोटे से जो 2 नाम सबसे आगे हैं, वो जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का और मुंगेर सांसद ललन सिंह का है। आरसीपी सिंह वर्तमान में राज्यसभा सांसद के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता है। यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे आरसीपी सिंह के पास प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों अनुभव है। ललन सिंह की बात करें तो वो वर्तमान में मुंगेर से सांसद हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। इसके साथ साथ एलजेपी में हुई टूट में भी ललन सिंह की अहम भूमिका बताई जाती है। माना जा रहा है कि इसका इनाम ललन सिंह को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर दिया जा सकता है। 2 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जेडीयू कोटे से 1 राज्य मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। इसमें 4 नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का, पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का, सुपौल से जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत का और जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का। इन चारों में किसकी लॉटरी लगती है और कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होता है, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे बिहार से अगर किसी नेता के मंत्री बनने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो हैं पशुपति पारस। माना जा रहा है कि एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस मंत्री बनेंगे। बिहार बीजेपी कोटे से भी मंत्री पद की रेस में 2 नाम शामिल हैं, सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल का। हालांकि माना जा रहा है कि 11 सालों तक बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का पलड़ा ज्यादा भारी है। हालांकि जब इस बारे में सुशील मोदी से सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वैसे अंततः ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो अपनी ड्रीम टीम में किसको शामिल करते हैं और किसको नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से दिवाकर तिवारी के साथ शैलेंद्र और साकेत की रिपोर्ट।
और इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो भी कहा वो सही है और किसी तरह के फॉर्मूले की बात ही नहीं है। एनडीए के घटक दलों में अच्छी समझ है। हमारे नेता ने जो बात कह दिया वो सत्य है। तो आप ही के ऊपर आप बताइए सर, क्या है? अरे तो आप देखिएगा ना, बातचीत फाइनल हो गई है। आप देखिएगा ना, मतलब माना जाए अभी सब पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं है। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार, सब कुछ तय हो गया है। अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या? आप शामिल हो रहे हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये कि आप जो हैं एक जब सरकार में होते हैं और सरकार में सम्मिलित होते हैं तो एक सद्भावना होता है, एक समझ होती है और हम लोगों को बड़ी अच्छी है। आज से बिहार में अनलॉक 4 की शुरुआत तो हो गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे में कमी आने के बाद सरकार ने कई रियायतें दी हैं। आज से सरकारी हो या गैर सरकारी कार्यालय, सभी में सामान्य उपस्थिति के साथ जो दफ्तर हैं वो खोले जाएंगे। वहीं होटल, व्यवसाय और शिक्षण संस्थान को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। अनलॉक 4 में और क्या क्या छूट मिली है, उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। तो बिहार में आज से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है। इस अनलॉक 4 में कई सारी रियायत सरकार ने दी है और इस वक्त हम आपको पटना के सड़कों की स्थिति दिखा रहे हैं। इस अनलॉक 4 में सबसे बड़ी जो छूट दी गई है वो है जितने भी सभी प्रकार के कॉलेज हैं, तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं और 11वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यालय हैं उसमें 50% उपस्थिति के साथ उसे खोला जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे संस्थानों को छोड़कर सारे स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर या फिर अन्य शिक्षण संस्थान है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो है सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय समान उपस्थिति के साथ आज से खोले जाएंगे, जो 5 बजे शाम तक खुले रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें उन्हें ही आने की इजाजत दी जाएगी जो टीका ले चुके हैं। जी हाँ, जिन्होंने कोरोना से बचाव का टीका ले लिया है उन्हें ही आने दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी कला संस्कृति विभाग की तरफ से संग्रहालय हैं उन्हें भी खोला जाएगा। इसके अलावा होटल जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। यानी कि अगर आप कोई भी होटल या रेस्टोरेंट है तो उन्हें 50% ही ग्राहक अपने होटल के कैपेसिटी के हिसाब से 50% ग्राहक को ही रखना होगा। तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसे छूट हैं जो लोग बिहार के वासियों को दिया गया है और जाहिर सी बात है कोरोना के 3rd वेव की चर्चा लगातार हो रही है। उस बीच में सरकार लगातार रियायतें देती जा रही है, लेकिन लोगों से अपील भी कर रही है कि कोरोना से बचाव के लिए वो हर संभव उपाय करे ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इस बीच में आज से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है जिसमें कई सारे छूट के साथ आज से लोग बाहर निकल सकेंगे और शिक्षण संस्थान से लेकर होटल के व्यवसाय के लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करते हैं बाढ़ से तबाही की। बगहा के बाद सबसे पहले जहां पर मसान नदी ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण कई पुल पुलिया में दरारें आ गई हैं, कई घर टूट गए हैं। बगहा में बर्बादी के निशान को दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुंडाराज। मसान नदी ने तबाही की नई इबादत लिख दी है। हम अभी पहुंचे हैं सलाह बरियरवा पंचायत के मुरला गांव में और गांव की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो सीधे रामनगर से जोड़ता है और सड़क की क्या स्थिति बना रखी है पानी की धारा ने। आप देख सकते हैं किस तरह कल तक सरपट जहां वाहन दौड़ते थे वहां अब हिचकोले खाने की मजबूरी है। गांव की पुलिया का स्थिति देखिए और तमाम ऐसी सड़क की जो स्थिति है आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मसान नदी की धारा ने कैसे बर्बादी की कहानी लिखी है। इस घर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने के साथ ही ये गांव देखिए, इस गांव में तमाम ऐसे परिवार हैं जहां मसान नदी की उपंती धारा ने बर्बाद कर दिया है। एक परिवार है देखिए जिसका सब कुछ मसान नदी की धारा ने छीन लिया है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, जो भी इनके पास था मसान नदी की तेज उपंती धारा ने इनको बर्बाद कर दिया है। क्या क्या नुकसान हुआ है? बस नुकसान भइल बा बाबू, कपड़ा लत्ता बर्तन भरिया जौन सब रहे कहाँ दे चल
बेटा बेटी लिया के दानो संतान कहीं का बनता तो पता कैसे ही का बर्बादी भइल छ? भोजन तैयार कर दिया, गैस जर गई लेके बेरुआ के बम देना बढ़ गई पानी के आइल तक कैसे करवा लोन खाना बनावत नहीं हो रहा? जा घरवा जा लगे जा होई घरवा डोले कर जाऊं हम कार के आदमी घर बनवाओ। तो आप देख सकते हैं किस तरह बर्बादी है। लगातार पानी में लोग कैसे भी जुगाड़ करके भोजन बनाते थे, वहाँ भी उनको परेशानी हुई है। कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या बर्बादी हो गई है गांव में। इस मसान नदी में क्या बर्बादी? मसान नदी ने जो तांडव किया है यहाँ पर, पूरा घर पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, घर द्वार सब कुछ। और सड़क का स्थिति आप देख ही रहे हैं टेलीकास्ट के माध्यम से। हम मुरला के अस्थाई निवासी हैं, जो घर का सीनरी आप देख रहे हैं, ये मेरा ही घर है। तो कैसे सरकार के स्तर से अभी तक क्या फायदा हुआ? सरकार के स्तर से अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। तो देखिए आपने कि किस तरह मसान ने तबाही मचाई है। और ये बगहा का एक मुल्ला गांव नहीं है, ऐसे तमाम गांव है जहां नदी की उफनती धारा ने तबाही की कहानी लिखकर लोगों को बर्बाद कर दिया है। और सरकारी स्तर पर हम राहत की बात करें तो अभी तक फाइल आगे नहीं बढ़ी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, मुरला, बगहा। और वहीं समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी उफान पर है। नदी के बांध के पास बसे दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई जगह सड़कों पर पानी बह रहा है, जिसके चलते लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। पानी है, बाढ़ आती है तो हमको दिक्कत होता है, आने जाने में डूबता है बहुत। और यहाँ पे नाव की व्यवस्था सरकारी होती है क्या? सरकारी यहाँ नाव की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए बहुत आदमी डूब गए हैं। तो यहाँ कोई साधन नहीं है, कहीं कटाव कर रहा है, कहीं पानी बह रहा है, यहाँ पर कोई देखने वाला है नहीं। और प्रशासन सब सुनता नहीं है। कहने से भी पिछले साल का भी पैसा सब रुका हुआ है, पिछले साल का भी नाविक से पैसा नहीं मिला है। गोपालगंज में भारी बारिश के चलते सदर अस्पताल में पानी ही पानी नजर आ रहा है। परिसर में तो पानी ही है, वार्ड में भी पानी घुस गया है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और डॉक्टरों की काफी परेशानी हो रही है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ये स्थिति होती जा रही है। आप देख ही रहे हैं सब जगह पानी लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग को इलाज करना पड़ रहा है। अंदर वार्ड के अंदर भी पानी है, बाहर भी पूरा पानी है, उसमें भी मरीज है, क्या करेंगे, वैसे इलाज करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, फिर भी कर रहे हैं। कितना पानी लग गया था? लगभग घुटने से थोड़ा नीचे तक था, बाहर तो घुटने तक पानी है। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां छपुआ मोतिहारी मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जीप पर अखबार लदा हुआ था। अखबार लदे जीप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया और उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई। खबर बांका से है, जहां शराब तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चांदन थाना के पांडेडी मोड़ से शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने 9 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाएं श्रद्धालु बनकर शराब की तस्करी करती थी। पुलिस ने गाड़ी रोककर जांच की तो महिलाओं के बैग से शराब की बोतलें बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि महिलाएं देवघर से शराब लेकर मुंगेर जा रही थी। इनके पास से शराब की 578 बोतलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार महिलाओं में 5 पहले भी शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुकी हैं। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब तस्करी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। और नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नागेंद्र, आखिर कैसे पर्दाफाश हुआ इन महिला शराब तस्करों को लेकर? अभी मैं बता दूं कि चांदन थाना जो है वो झारखंड के देवघर बॉर्डर से लगा हुआ है और अमूमन वहां से रोज शराब की तस्करी होते रहती है। ऐसे में पुलिस वहां पर वाहन चेकिंग अभियान चलाती है। सबसे पहले एक पिकअप आती है और पिकअप के चेकिंग करने के दौरान 5 वैसी महिलाओं को पकड़ा जाता है जो कि पूजा करके लौट रही थी और उनके झोला और बैग जो उनके साथ में था उनमें देसी शराब की बोतलें भरी हुई थी। ऐसे में पुलिस का शक गहरा हुआ तो पीछे के एक बस को भी चेक किया गया, उसमें से भी 4 महिला और एक पुरुष। बताया जा रहा है कि जो साथ में पुरुष पकड़ा गया है वही मेन सरगना है
और वही हमेशा इन ऐसी महिलाओं से शराब की तस्करी करवा रहा था। और पुलिस सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि ये 9 महिलाएं जो है मुंगेर जिला के पूर्वा सराय और जमालपुर की रहने वाली हैं, और इसमें से 5 महिलाएं पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में जेल। चलिए नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आज रांची के राजकुमार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और टीम इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। 7 जुलाई 1981 को जन्मे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर ही नहीं, एक सोच का भी नाम है। लगातार हार से पस्त हो रही टीम इंडिया को धोनी ने नई ऊर्जा दी। एक विकेटकीपर, एक बल्लेबाज और एक कप्तान के तौर पर उन्होंने टीम इंडिया को जो सफलता दिलाई, उससे न केवल टीम इंडिया को हार के सदमे से उबारा, बल्कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम भी बनाई। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे क्रिकेट में 10 शतक की मदद से 10,773 रन बनाए। टेस्ट में भी उनके बल्ले से 4,876 रन निकले, जिसमें 6 शतक भी शामिल हैं। वहीं T20 में धोनी ने 1,617 रन बनाए। बतौर कप्तान धोनी ने पूरी दुनिया में धाक जमाई और उन्होंने 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाया। 2011 में उनकी कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता और 2013 में टीम इंडिया को उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। वे विश्व के पहले कप्तान रहे जिन्होंने आईसीसी के सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। धोनी को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ ही देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के